हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द चेस्टनट मैन, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस टीवी सीरीज के बारे में तो ये एक जर्मन सीरीज है और ये क्राइम सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। तो सीरीज का प्लॉट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इस सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि एक सीरियल किलर बड़े ही चालाकी से कुछ लोगों को मार रहा है और उसका रीजन, वो क्यों मार रहा है उसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। और वो मार के वहाँ पे एक अजीब सा गुड़िया जिसको चेस्टनट मैन बोलते हैं, वो लोगों को मार के एज ए सिंबल वहाँ पे चेस्टनट मैन रख के चला जाता है, जिससे कि पता चले वो खून उसी ने किया है। और आप आखिरी तक गेस नहीं कर पाओगे कि किलर कौन है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देख पाते हैं मारियस को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। उसको कहीं से खबर मिला था कि ओरम एनिमल फैक्ट्री चलाता है, उसकी फैक्ट्री से कुछ जानवर भाग गए हैं। तो ये इस बात की जानकारी देने के लिए वो ओरम के घर जाता है, लेकिन वहाँ जाके उससे पता चलता है कि ओरम के जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सब मारे जा चुके हैं। तो हम देखते हैं मारियस बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम होता है एस्ट्रिड, वो डर के एक टेबल के नीचे छुप गई थी और मारियस यहाँ पे एस्ट्रिड को बचाने ही जा रहा था, लेकिन पीछे से मारियस को कोई हमला करता है और उसे वहीं पे मार देता है। वहाँ पे हम कुछ अजीब से डॉल्स देख पाते हैं, जिसको हमें बाद में पता चलेगा कि इसको चेस्टनट बोला जाता है। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव नाया थुलिन को। तो नाया एक सिंगल मदर होती है और वो अपनी बच्ची ली को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है वो आईटी सेल यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में जाना चाहती है ताकि वो अपनी बेटी को ज्यादा टाइम दे पाए। सो वो ये जॉब छोड़ रही है कुछ ही दिनों में और यहाँ पे वो अपने सुपरवाइजर नीलैंडर को ये सब बता रही थी। नीलैंडर उसे एक अजीब सा केस पकड़ा देता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रोजा और उसकी फैमिली को। पहले तो हम देखते हैं रोजा के बेटे गुस्ताव और रोजा के हस्बैंड स्टीन। और यहाँ पे हमें पता चलता है रोजा एक मिनिस्टर है और यहाँ पे पिछले 3 महीने से वो अपने घर से नहीं निकली है, क्योंकि करीब 1 साल पहले उसकी बेटी को मार दिया गया था। हालांकि उनको उनकी बेटी की बॉडी कभी नहीं मिली, फिर भी पुलिस को एक मचाटे मिला था जिसमें रोजा की बेटी क्रिस्टीन का ब्लड था और पुलिस ने लाइनस बेकर नाम के एक इंसान को क्रिस्टीन के खून के इल्जाम में पकड़ा था, लेकिन लाइनस कभी बोल ही नहीं पाया क्रिस्टीन की बॉडी को वो कहाँ पे दफनाया है। और फिलहाल तो वो अभी जेल में है। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं रोजा अपने काम पे जा रही थी और वो कुछ ही दिनों से उनका एक नया ड्राइवर ज्वाइन किया है जिसका नाम होता है जेकब। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं थुलिन को एक क्राइम सॉल्व करने के लिए एक पार्टनर दिया गया था जिसका नाम होता है मार्क हेस। मार्क और थुलिन ये लोग क्राइम सीन पे पहुंचते हैं और यहाँ पे हम देख पाते हैं किसी लौरा नाम की एक लड़की का बेरहमी से खून कर दिया गया था। उसके एक हाथ को काट दिया गया था और सिर के पास एक बहुत बड़ा चोट के निशान होता है। तब वहाँ पे हम सीमन को देख पाते हैं। सीमन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड होता है और सीमन यहाँ पे बोलता है कि इसकी मौत करीब कल रात 12 बजे के बाद हुआ है और कल रात बहुत बारिश हो गई थी, इसीलिए ज्यादातर सबूत मिट चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चेस्टनट मैन को देख पाते हैं। तो ये लोग एज एन एविडेंस इसको कलेक्ट करके रखते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि जब इसका खून हुआ तब उसका बेटा जिसका नाम होता है मैग्नस घर पर ही था, लेकिन फिलहाल वो काफी शॉक्ड है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया है। और लौरा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, उसका नाम होता है हेनरिक। तो हेनरिक को पूछताछ करने में उन्हें पता चलता है कि हेनरिक कल रात को किसी ऑफिस के पार्टी में था और हेनरिक यहाँ पे काइंड ऑफ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था, इसीलिए थुलिन और मार्क ये दोनों उस पे शक करने लगते हैं। और मार्क उससे पूछता है कि लौरा ने अचानक मतलब मरने से 1 दिन पहले ही वो अपने सारे लॉक्स, घर के सारे लॉक्स को बदलवा दिए थे, तो वो ऐसा क्यों करी। मार्क यहाँ पे हेनरिक को पूछने लगता है। हेनरिक इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाता और वो बार बार मैग्नस के बारे में ही पूछ रहा था, मैग्नस कहाँ पे है, मुझे अभी उससे मिलना है, ऐसा वो बोल रहा था। फिर हमें लौरा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह देखने मिलता है और यहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि लौरा की मौत होने से पहले ही उसके हाथ को काट दिया गया था और हाथ काटने के बाद ब्लीडिंग की वजह से नहीं बल्कि सर पे एक भारी चोट की वजह से उसकी मौत हुई है। फिर थुलिन साइमन के पास जाती है। साइमन यहाँ पे बोलता है कि वो चेस्टनट मैन को ऑब्जर्व कर चुका है और यहाँ पे उसको एक फिंगरप्रिंट मिला है जो कि क्रिस्टीन का है। जी हाँ, वो 1 साल पहले जो रोजा हटन की बेटी मारी जा चुकी है, ये क्रिस्टीन का फिंगरप्रिंट है, जो कि बहुत स्ट्रेंज बात है क्योंकि क्रिस्टीन तो मारी जा चुकी है, तो उसकी फिंगरप्रिंट यहाँ पे कैसे आई। यहाँ पे सिमन बोलता है कि ये चेस्टनट कुछ हफ्ते से लेके 1 साल तक पुराना भी हो सकता है, इस पे क्रिस्टीन के फिंगरप्रिंट क्यों है ये बात जानने के लिए थुलिन और मार्क ये दोनों रोजा के घर जाते हैं। यहाँ पे रोजा से हमें पता चलता है कि उसकी बेटी यानी कि क्रिस्टीन हर साल चेस्टनट मैन बनाती थी और वो उसको किसी दोस्त के साथ उसको बेचती थी। तो यहाँ पे थुलिन और मार्क को ऐसा लगता है कि मे बी ये जो चेस्टनट उन्हें मिला है ये खूनी ने पिछले साल क्रिस्टीन से खरीदा होगा। फिर हम सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं एक्सेल को, जो कि
थुलिन के पिता तो नहीं थे, लेकिन थुलिन और उसकी बच्ची ली का बहुत ख्याल रखते हैं और ली हमेशा उनको ग्रैंडपा कह के बुलाती है। फिर मार्क और थुलिन ये लोग मैग्नस के पास जाते हैं। मैग्नस यहाँ पे एक हॉस्पिटल में एडमिट था और मैग्नस को वही सब क्राइम सीन के फोटोज दिखाने लगते हैं और मैग्नस यहाँ पे बताने लगता है कि उनके घर के सामने ये चेस्टनट डॉल कल वहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे ये बात पता चल चुका था कि किलर ने ही मार के चेस्टनट मैन को वहाँ पे प्लांट किया है। फिर हम देखते हैं मार्क लिनस के कन्फेशन की वीडियो वो देख रहा था। यहाँ पे मार्क को ऐसा लगता है कि लिनस को ठीक से याद ही नहीं है वो क्या किया है, क्योंकि वो स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी से गुजर रहा था, इसीलिए उसको याद ही नहीं है वो क्या किया है। यहाँ पे वो ऐसा बोलता है कि उस दिन वो ड्राइव पे गया था और सडनली उसको कुछ याद नहीं है और नेक्स्ट ही टाइम वो देखता है उसके हाथ में एक मचाटे है और उस पे खून लगा हुआ है और बाद में उन्हें पता चलता है कि इस मचाटे में क्रिस्टीन का ब्लड लगा हुआ था। मार्क को इस क्लिप को देख के मार्क को थोड़ा बहुत अजीब लगता है और उसको ऐसा लग रहा था कि लिनस कहीं ना कहीं खूनी नहीं है और उसकी स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है इसीलिए उसको फंसाया जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट के हमें दिखाया जाता है आने नाम की एक औरत को जिसके घर पे कोई चेस्टनट मैन रख दिया था। अभी सीन शिफ्ट के हम देखते हैं मार्क एक सुअर को, मरे हुए सुअर को ले आया था और उसका एक एक करके बोन काटता है और वो ये सब एक मछाटे की मदद से कर रहा था। यहाँ पे वो मछाटे को सिमन को देता है, ये जाके एग्जामिन करो। और मार्क यहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने अभी भी जो सुअर को मारा तो उस खून के साथ साथ मछाटे में खून के साथ साथ बोन डस्ट ये भी मछाटे में रहना चाहिए। तो क्रिस्टीन को जब मारा गया उस मछाटे से तो क्रिस्टीन का बोन डस्ट उस मछाटे में क्यों नहीं था। मतलब मार्क जो सोच रहा है हो सकता है ये सही हो, क्योंकि उस मछाटे से क्रिस्टीन का खून ही नहीं किया गया है, सिर्फ उसका ब्लड उस मछाटे में लगा दिया है। और तो और क्रिस्टीन के मर्डर के लिए लाइनस को फंसाया जा रहा है। फिर इन लोगों को लॉरा की मोबाइल में एक ऑडियो मैसेज मिलता है जो कि किसी अननोन नंबर से आया था और ये मैसेज सुनने पर कुछ बच्चे यहाँ पे चेस्टनट के बारे में कुछ गाना गा रहे थे। तो ये लोग जल्द से जल्द नंबर को ट्रैक करके रिक नाम के एक बंदे को पकड़ लेते हैं और सडनली रिक के हाथ में कुछ पार्सल था और पार्सल पे सेंडर का नाम लॉरा लिखा गया था और वो पार्सल खुलने पर लॉरा का कटा हुआ हाथ उसे मिलता है। तो वहीं पे पुलिस रिक को गिरफ्तार कर देते हैं। यहाँ पे रिक की मोबाइल थुलिन चेक कर रही थी। यहाँ पे रिक बार बार बोल रहा था कि उसे उस पार्सल के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो मैसेज के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है, यानी कि किलर ने उसका फोन हैक कर लिया था। अभी थुलिन रिक के घर जाती है लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो चुका था और रिक की बीबी यानी कि आनी वो अभी मारी जा चुकी है। आनी जिसको हमने कुछ ही देर पहले देखा था उसके घर में चेस्टनट मैन मिले थे वो अभी मारी जा चुकी है। अभी किलर ने उसके 2 हाथ काट दिए थे और वहाँ पे भी उन लोगों को एक चेस्टनट मैन मिलता है और इस चेस्टनट मैन में भी क्रिस्टीन का ही फिंगरप्रिंट मिलता है। मार्क और थुलिन ये दोनों अभी एन के पति यानी कि रिक से पूछताछ कर रहे होते हैं। रिक यहाँ पे बोलने लगता है कि उसका कुछ अफेयर वगैरह थे इसीलिए उसकी बीबी एन उसको डिवोर्स देने वाली थी। फिर मार्क यहाँ पे एनी और लॉरा इन दोनों के सब केसेस वगैरह देखने लगता है इनके बारे में और पता करने के लिए और यहाँ पे उसे पता चलता है कि लॉरा और एनी इन लोगों के खिलाफ एक अनजान शख्स पुलिस में कंप्लेन दिया था और यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखा था कि एक घटिया किस्म की औरत अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते। तो ये लाइन जो है उन दोनों की कंप्लेन में सेम होती है। सो मार्क यहाँ पे एक टीम को बोलता है इसी लाइन का जितना भी एनोनिमस कंप्लेन सब है वो सबका एक डाटा निकालो, तब उन्हें पता चल सकता है कि नेक्स्ट विक्टिम कौन होने वाला है। फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए थुलिन और मार्क ये दोनों लॉरा के घर जाते हैं। मार्क यहाँ पे थुलिन से बोलता है कि तुम लॉरा के नेबर लोगों के साथ बात करो, कहीं उन लोगों ने तो कंप्लेन नहीं किया है। तो थुलिन यहाँ पे लॉरा के नेबर को पूछताछ करने के लिए जाती है और मार्क यहाँ पे लॉरा के घर पे जाता है और यहाँ पे वो सब जगह सर्च करने लगता है और घर पे ही उसको मैग्नस के कुछ बनाए हुए पेंटिंग्स उसे मिलता है और मैग्नस कुछ अजीब सा पेंटिंग बनाया था और वो पेंटिंग से उसे पता चलता है कि इस घर पे कुछ तो बेसमेंट है और बेसमेंट में मैग्नस से कुछ स्पाइडर जैसा बना दिया था। तो वो क्या है इसीलिए मार्क बेसमेंट में जाता है चेक करने के लिए और यहाँ पे उसको एक लैपटॉप मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं एक हुड पहना हुआ आदमी आता है और वो मार्क को वहीं पे बंद करके ऊपर चला जाता है, लेकिन तब तक थुलिन वहाँ पे पहुंच गई थी और यहाँ पे हम पता चलता है वो हुड पहना हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि लॉरा का बॉयफ्रेंड हेनरिक है।
यहाँ पे हेनरिक तो भाग जाता है, लेकिन वो लैपटॉप थुलिन ऑलरेडी कलेक्ट कर चुकी थी। यहाँ पे वो लैपटॉप चेक करने पर हमें और एक बात, शॉकिंग बात पता चलता है। हेनरिक कब से मैग्नस के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहा था और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी वो कर रहा था, और वो सब रिकॉर्डिंग वही लैपटॉप में थे। तो उसी को चुराने के लिए हेनरिक वहाँ पे आया था। इसी बात को छुपाने के लिए वो बार बार उस दिन मैग्नस कहाँ है, मैग्नस कहाँ है, वो बार बार ऐसा पूछ रहा था। और मार्क यहाँ पे बोलता है कि वो खूनी नहीं है, क्योंकि उसका उन्हें सबूत मिल चुका है कि मतलब उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब उस रात को खून हुआ तब वो सच में उस दिन ऑफिस में ही था। तो हेनरिक खूनी नहीं है, लेकिन इसी बात को छुपाने के लिए, मैग्नस वाली बात को छुपाने के लिए वो ऐसा सब कर रहा था। और ये बात लॉरा को पता चल चुकी थी, लाइक हेनरिक मैग्नस के साथ ये सब कर रहा है, इसीलिए वो उस दिन लॉक चेंज की थी। फिर ये लोग यहाँ पे आनी के बारे में सब इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। कहीं आनी अपने बच्चों के साथ या फिर आनी के पति यानी कि रिक उसके बच्चों के साथ ये सब तो नहीं कर रहा था। तो रिक यहाँ पे बोलने लगता है कभी कभी वो अपने बच्चों को मारता पीटता है, लेकिन ऐसा सब नहीं करता है। फिर यहाँ पे मार्क और थुलिन ये लोग वही सब एनोनिमस केसेस देख रहे थे, जिसपे कि बच्चों के बारे में मतलब बच्चों का ख्याल ठीक से नहीं रखा जा रहा है, ऐसा सब कंप्लेन हुआ है। यहाँ पे इन लोगों को 5 केसेस और मिलता है, जिनमें से ये लोग पहले जाते हैं जेसी के पास। यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं जेसी को, जिसकी एक 6 साल की बेटी थे। उसके बेटी का नाम होता है ओलिविया। तो वो ओलिविया को एक डांस क्लास में छोड़ के किसी और ही व्यक्ति के साथ कर रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग किसी बेसमेंट में ये सब चीज कर रहे थे, और वो आदमी जाने के बाद जेसी का कोई पीछा करने लगता है। जेसी डर के बाहर आ जाती है, जैसे तैसे करके बाहर आ जाती है। मार्क और थुलिन उसको समझाने लगते हैं कि तुम्हारे जान को खतरा है, इसीलिए ये लोग एक प्लान बना रहे हैं। तो प्लान के मुताबिक जेसी को और एक पुलिस ऑफिसर के घर छोड़ दिया जाएगा, और जेसी के कपड़े में ही थुलिन वहाँ पे जाएगी, मतलब जेसी के घर पे जाएगी। और हो सकता है आज रात को ही जेसी के ऊपर हमला हो। बाहर सब कोई पुलिस वाले और मार्क ये लोग सब बाहर से ही नजर रख रहे थे। तब थुलिन के घर पे एक हुड पहना हुआ आदमी आता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। यहाँ पे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो वही आदमी है जिसके साथ जेसी बेसमेंट में प्राइवेट काम कर रही थी। लेकिन इसको कोई वीडियो शूट कर दिया है और उसी आदमी को भेजा है जेसी के फोन से, मतलब जेसी के फोन से ही उस आदमी को भेजा है ये वीडियो मैसेज। इसीलिए वो जेसी को धमकाने के लिए वो उसके घर आया था। तो ये बात सुन के मार्क और थुलिन ये लोग समझ गए थे कि जेसी की जान अभी खतरे में है, और वो लोग जल्द से जल्द वही पुलिस ऑफिसर के घर जाते हैं जहाँ पे जेसी रुकी हुई थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था, और जेसी और वो पुलिस ऑफिसर वो दोनों ही मारे जा चुके थे। यहाँ पे वो सीरियल किलर ने जेसी का दोनों हाथ के साथ साथ उसका एक पैर भी काट दिया था। तो नेक्स्ट डे मार्क क्रिस्टीन की जो क्राइम सीन था वो सब देख रहा था, उसका वीडियो देख रहा था। और यहाँ पे वो देखता है कि क्रिस्टीन के बैग में से एक चेस्टनट मैन मिला है, जो कि उस टाइम किसी ने भी एज एन एविडेंस किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया। मार्क और थुलिन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये केस, ये सब सीरियल किलिंग्स रोजा की बेटी यानी कि क्रिस्टीन के साथ जुड़ा हुआ है। और थर्ड खून में भी जो चेस्टनट मैन मिला है उसमें भी क्रिस्टीन का ही फिंगरप्रिंट है। यहाँ पे ये लोग ज्यादा पूछताछ करने के लिए रोजा से मिलते हैं, और यहाँ पे ये लोग रोजा को बताने लगते हैं कि हो सकता है खूनी आपको पहले से ही जानता है, क्योंकि ये खूनी जो बच्चों को मारपीट वगैरह होता है उन बच्चे की स्पेशली माँ को मार देता है। और रोजा ने ही कुछ सालों पहले ऐसा किया था। लाइक जितने भी पेरेंट्स थे जो कि अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे थे, रोजा की ऑर्डर की वजह से उनके बच्चों को उन पेरेंट्स से जबरदस्ती ले जा रहे थे उनके बच्चों के बेटर लाइफ के लिए। सो यहाँ पे मार्क और थुलिन को ऐसा लगता है कि ये खूनी ऐसा ही कुछ मैसेज देना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो डायरेक्टली बच्चों की माँ को मार देता है। यहाँ पे रोजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं कौन हो सकता है। और रोजा यहाँ पे क्यूरियसली पूछती है कि क्या मेरी बेटी यानी कि क्रिस्टीन अभी जिंदा हो सकती है, क्योंकि 3 बार उसका फिंगरप्रिंट वो सब चेस्टनट मैन में मिला है। और रोजा यहाँ पे और एक बात भी बोलने लगती है कि जिन बच्चों को मैंने बेटर लाइफ के लिए उनके पेरेंट्स से अलग किया था, मे भी वही सब पेरेंट्स में कोई एक बदला ले रहा है या फिर कुछ तो ऐसा कर रहा है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं थुलिन और मार्क ये लोग फिर से क्रिस्टीन की क्राइम सीन की वीडियो देखने लगते हैं, और ध्यान से देखने पर उन लोगों को पता चलता है उस क्राइम सीन के जो वीडियो हो रहा था उसी में लिनियस है, मतलब वो क्राइम सीन देख रहा है। और यहाँ पे जो टाइम मेंशन था यानी कि मान लो 7:30 बजे ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो लाइनस ने अपने बयान पे ये कहा था कि 7:30 बजे वो क्रिस्टीन की बॉडी को जंगल पे कहीं पे दफना रहा है, जो कि ऑब्वियसली झूठ है, क्योंकि वो टाइम पे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि लिनियस वहाँ पे खड़ा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए ये लोग लिनियस
जिस जेल में था उस जेल पे जाते हैं ये लोग बातचीत करने के लिए। लेकिन लिनेस यहाँ पे हंसने लगता है और वो बोलने लगता है कि क्यों किलिंग सभी चालू हो गया है और वहाँ पे तुमको चेस्टनट मैन मिलता है ना। तो ये बात सुन के साफ हो चुका था कि लिनस को पहले से ही सब मालूम है और लिनस यहाँ पे बोलने लगता है कि मैंने खून नहीं किया लेकिन मुझे इस काम के लिए चुना गया है। तो मार्क यहाँ पे गुस्से में लिनस की गर्दन पकड़ लेता है और गार्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं, उसको रोक लेते हैं और यहाँ पे उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर सिंसिप्टो के हम देखते हैं एक नर्स जिसका नाम होता है स्कैंस। तो स्कैंस यहाँ पे जेकब को फोन करके बोलती है कि आज रात को रेडी रहना, आज रात हम रोजा से बदला लेने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जेकब रोजा के बेटे गुस्तव को कहीं पे ले जा रहा था। अभी 3-4 घंटे बीत चुके थे और रोजा और स्टीन को लगने लगता है कि उनका बेटा किडनैप हो चुका है। यहाँ पे थुलिन और मार्क ये लोग जैकब का कॉल्स वगैरह ये सब ट्रेस करने लगते हैं और जल्दी इन लोगों को पता चल जाता है स्कैंस के बारे में। वो ये लोग स्कैंस के घर जाते हैं और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि 2 साल पहले स्कैंस की एक बेटी थी और रोजा की ऑर्डर की वजह से मतलब स्कैंस को किसी बीमारी थी तो वो अपने बच्चे का ठीक तरह से ख्याल नहीं रख पा रही थी। तो रोजा के ऑर्डर के चलते स्कैंस की बेटी को उससे ले लिया जाता है और कुछ ही महीनों में स्कैंस को पता चलता है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और तब से ही वो रोजा के खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स की थी, लेकिन रोजा एक पावरफुल मिनिस्टर है इसीलिए उसकी कंप्लेंट कोई भी कहाँ पे भी रजिस्टर नहीं हुआ। और तब से ही ये लोग यानी कि स्कैंस और उसकी बॉयफ्रेंड जैकब बदला लेने के लिए रोजा के पीछे पड़े हुए हैं। सिंसिप्टो के हम देखते हैं स्कैंस यहाँ पे गुस्तव को मार डालने जा रही थी लेकिन जैकब उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो गलती हुआ रोजा से हुआ, उसकी बेटा यानी कि गुस्तव का कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे लोग ऐसा बातचीत कर ही रहे थे तब वहाँ पे और एक कार आ जाती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। यहाँ पे मार्क जैकब के बारे में सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और यहाँ पे उसे पता चलता है कि 14 अक्टूबर को जिस दिन एनी का खून हुआ था उस दिन जैकब ड्यूटी में था और वो रोजा को किसी फंक्शन में लेके गया था, लेकिन रोजा को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर पुलिस को यहाँ पे जैकब और स्कैंस इन लोगों की गाड़ी मिल जाता है। यहाँ पे ये दोनों मारे गए थे और गुस्तव सही सलामत होता है। यहाँ पे गुस्तव को पूछा जाता है कौन इन लोगों को मारा, तो गुस्तव ने कुछ भी नहीं देखा था। फिर थुलिन जैकब के घर गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं आज ए व्यूअर कुछ देर पहले ही कोई एक डीप फ्रीजर में जितने भी बॉडी पार्ट्स कटे गए थे उसको वहाँ पे इम्प्लांट करके चला गया था, जो कि बाद में थुलिन को वहाँ से मिलता है। मतलब किलर पहले से ही जैकब के घर में ये सब प्लांट करके चला गया था, जैसे कि पुलिस को लगे जैकब ने इतने सारे सब खून किए। नीलांडर जो कि इन लोगों का चिप था वो तुरंत ही इस केस को बंद करना चाहता है और चेस्टनट मैन के नाम पे जैकब को डिक्लेयर कर देता है। मार्क यहाँ पे बार बार इन लोगों को समझा रहा था कि ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि उसने जैकब का रिकॉर्ड देखा है और वहाँ पे क्लियरली मेंशन था 14 अक्टूबर को वो रोजा को लेके कहीं पे गया था। यहाँ पे मार्क की बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। नेक्स्ट डे थुलिन का पुलिस स्टेशन में लास्ट डे था क्योंकि कल से वो शिफ्ट हो रही है IT जॉब में। यहाँ से वो सामान पैक करके जा ही रही थी। वहाँ पे और एक पुलिस ऑफिसर आती है और उनसे बोलने लगती है कि आपने जो लिस्ट मांगा था, मतलब पिछले कुछ सालों में जितने भी खून हुए हैं चेस्टनट मैन जहाँ पे मिला है, वो सारे केसेस को ये लोग कंसोलिडेट करके इनके मेल में भेज दिए हैं, आप चेक कर सकते हो। थुलिन यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा लास्ट डे है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इधर हम देखते हैं मार्क भी वहाँ से जा रहा था क्योंकि केस तो क्लोज हो चुका था अकॉर्डिंग टू नीलैंडर जो कि इन लोगों का चिप था। अभी हम देखते हैं थुलिन अपने बच्चे की एक फंक्शन में जाती है और वहाँ पे उसको एक शॉकिंग बात पता चलता है। वहाँ पे एक लेडी थी और उनसे थुलिन को पता चलता है कि चेस्टनट बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक होता है स्वीट चेस्टनट और एक होता है हॉर्स चेस्टनट और उनके अंदर भी काफी सब स्पीशीज होते हैं। ये बात सुन के थुलिन को एक आइडिया आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं अभी मार्क को। मार्क अभी एयरपोर्ट में था और वो अपना लैपटॉप खोल के मेल चेक करता है और मेल में वही लेडी पुलिस ऑफिसर जो थुलिन को भेजी थी वो मार्क को वही मेल भेज दी थी। उसी मेल में हम देख पाते हैं 1987 का केस जो कि हमने पहले सीन में देखा था, जो एक पुलिस ऑफिसर घर पे चेक करने ओरम के घर पे चेक करने गया था और वो खुद ही मारा गया था। तो वहाँ पे हम देखते हैं ओरम के 2 बच्चे थे, तो किलर ने ओरम के समेत उनके दोनों बच्चों को भी मार दिया था और वहाँ पे जिंदा बचे थे ओरम ने जिन लोगों को गोद लिया था यानी कि एस्ट्रिड और टोकी। तो ज्यादा जानकारी के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जॉन के पास वो जाने का तय करता है। सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं यहाँ पे थुलिन फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और सीमन से मिलती है और उससे बोलती है कि जितने भी किलिंग्स के वक्त
चेस्टनट मिला है उसे रोजा के घर में जो चेस्टनट ट्री है उससे मैच करने के लिए बोलती है। सो सीमन जब उसे मैच करता है तब उनके स्पेशीज सब अलग थे, यानी कि ये बात क्लियर हो गया था कि रोजा की बेटी यानी कि क्रिस्टीन जो भी चेस्टनट बनाती थी और बेचती थी वो ये चेस्टनट नहीं है, क्योंकि वो 1 साल पहले मर चुकी है और ये चेस्टनट डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि वो अभी जिंदा है, क्योंकि हाल ही में उसकी चेस्टनट में फिंगरप्रिंट मिला है, तो ये जिंदा हो सकती है और वो किलर के पास हो सकती है। किलर ऐसा दिखाना चाहता था कि क्रिस्टीन अभी मर चुकी है, लेकिन असल में किलर ने क्रिस्टीन को 1 साल पहले ही किडनैप कर लिया था और उसका खून वही मछाटे में गिरा दिया था ताकि लोगों को लगे लाइनस ने उसका खून किया और लाइनस अभी जेल में है। फिर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं रोजा के घर में बहुत सारे चेस्टनट मिलते हैं और ये देख के उसको अपनी बचपन की याद आने लगती है और अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया नहीं जाता, आगे हमें पता चलेगा। और किलर ने उसको मैसेज भेजा था कि अगर अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो जल्द से जल्द आ जाओ, इस लोकेशन पे आ जाओ। तो सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं मार्क अभी जॉन से मिलता है और जॉन से उसे वो 1987 के केस के बारे में पता चलता है और जॉन यहाँ पे बोलता है कि ओरम के केस के दौरान उसको पता चला कि ओरम जो दोनों बच्चों को गोद लिया था यानी कि एस्ट्रिड और टोके, वो उन लोगों के साथ सेक्सुअली अब्यूज करता था और महीनों तक उनको डंजन में बंद करके रखा था, यानी कि बेसमेंट में बंद करके रखा था और वहाँ पे भी काफी सारे चेस्टनट उनको मिले थे। तो जॉन ऐसा बोलता है कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ये कह के बंद कर दिया था कि ओरम ने खुद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मार दिया था, लेकिन मार्क को यहाँ पे लगता है हो ना हो एस्ट्रिड या फिर टोके में से कोई एक ने मारा है। फिर जॉन बोलता है कि एस्ट्रिड और टोके बाद में जहाँ पे ओरम के केस के बाद जहाँ पे गए, जिस स्कूल में वो लोग पढ़े उसी स्कूल में उसकी बहन की बेटी पढ़ती थी, इसीलिए वो अपने बहन के घर जाते हैं टोके और एस्ट्रिड के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं वो रोजा वही लोकेशन की तरफ जा रही थी और यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोजा भी एक अडॉप्टेड चाइल्ड थी और उनको पीटरसन फैमिली ने अडॉप्ट किया था और यहाँ पे वो और 2 बच्चियों को अडॉप्ट करना चाहती थी। पीटरसन फैमिली उन लोगों को अडॉप्ट करना चाहती थी, उनका नाम था एस्ट्रिड और टोके, लेकिन रोजा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने फैमिली मेंबर्स को झूठ मूठ का बोलती है कि टोके उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज करता है, ये उसको झूठ मूठ का बोलती है। इसीलिए टोके और एस्ट्रिड इन लोगों को उधर से निकाल दिया जाता है, इधर से उनको निकाल के ओरम के घर पे भेज दिया जाता है। यहाँ पे मार्क जॉन के बहन के घर गए थे और वहाँ टोके और एस्ट्रिड का फोटो था और वो फोटो देख के मार्क को समझ में आ जाता है कि टोके और कोई नहीं बल्कि सिमन है। तो वो जल्द से जल्द नीलैंडर को फोन करके बोलता है सिमन को गिरफ्तार करो, लेकिन तब तक सिमन थुलिन को लेके जा चुका था। थुलिन यहाँ पे 3 लोकेशन चूज की थी, वही स्पेशीज का लोकेशन यहाँ पे वो चेस्टनट मैच कर रही थी और फाइनली एक ट्री के पास जो चेस्टनट था उसको वही मैचिंग मिल जाता है और वही ट्री के आगे एक चेस्टनट फार्म था। तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं, वो फार्म और कुछ नहीं बल्कि वही 1987 में जब हमने देखा था ओरम का फार्म, वही ओरम का फार्म होता है। थुलिन यहाँ पे घर के अंदर कोई है कि नहीं ये सब चेक कर रही थी, लेकिन सिमन या फिर टोके जो भी है, सिमन यहाँ पे उसको बड़े ही चालाकी से उसको बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मार्क यहाँ पे जितने भी फोटोज 1987 के केस के दौरान मिले थे वो सब चेक कर रहा था और वो देखती है कि एक फोटो में एस्ट्रिड के हाथ में कुछ चेस्टनट है और वो एक पेड़ के पास खड़ी है, तो इसीलिए वो ओरम के फार्म की ओर निकलता है। तब तक वहाँ पे रोजा भी पहुंच गई थी। रोजा यहाँ पे सिमन से माफी मांगने लगती है और वो बोलती है कि उसे उस टाइम पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, लेकिन सिमन यहाँ पे बोलता है तुम्हें ठीक से पता था तुम उस टाइम क्या कर रही थी, यानी कि वो रोजा के बारे में बात कर रहे थे। रोजा जो बचपन में झूठ मूठ का बोली थी अपने माँ को, इसीलिए एस्ट्रिड और टोके को घर से निकाल दिया गया था। सिमन यहाँ पे बोलने लगता है कि उसने बच्चों को बचाया है जिनकी जिंदगी अभी फार बेटर है। जो भी पेरेंट्स उनके बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज या फिर अच्छा पेरेंट्स नहीं है उनको सिमन मारता है, लेकिन सिमन का ऐसा मानना था कि पेरेंट्स में ज्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है क्योंकि बच्चों के सबसे करीब माँ ही होती है, इसीलिए वो हमेशा बाप को ना मार के, पेरेंट्स में से बाप को ना मार के माँ को मार देता है। तो ये बेसिकली सिमन का मानना था, इसीलिए इस मोटिव के लिए वो बार बार बच्चों की माँ को मार रहा था क्योंकि ये सब वो बचपन में ऑलरेडी फेस किया है, इसलिए वो नहीं चाहता कि इस टाइप का कोई भी बच्चा सहे। फिर वो रोजा को घसीट के अंदर ले जाता है और सेम तरीके से वो उसे मारने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ पे मार्क आ गया था। फिर हम देखते हैं सिमन थुलिन को कहीं पे बांध के रख दिया था, लेकिन थुलिन यहाँ से वो आजाद होती है। सिमन यहाँ पे बड़े ही चालाकी से मार्क को ट्रैप कर लेता है एक घर पे और वहाँ पे पेट्रोल वगैरह छिड़क के वहाँ से चला जाता है और जब वो घर के बाहर निकलता है तब थुलिन उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सिमन यहाँ पे उसको मार के फिर से बांध के अपने गाड़ी के पीछे बैठा देता है और इधर से निकलने वाला होता है। जिस तरह हम देखते हैं घर के अंदर आग बहुत तेजी से फैल रहा था। वहाँ पे मार्क जिस कमरे में बंद था वहाँ पे एक सॉटोथ पड़ा हुआ था, तो उसको
रह के वो विंडो को काटता है और मार्क और रोजा जैसे तैसे करके उधर से निकलते हैं। थुलिन गाड़ी के पीछे बैठी थी और सिमन बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। वहाँ पे उसके आगे मार्क आ जाता है और गोली मारने लगता है। तो थुलिन यहाँ पे मार्क को बचाने के लिए सिमन के आँख को पकड़ लेती है, तो सिमन जैसे कि देख ना सके और उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सिमन वहीं पे मारा गया। लेकिन वहाँ पे एक कॉल आता है जो कि एस्ट्रिड करती है और एस्ट्रिड यहाँ पे पुलिस का सायरन वगैरह सुन के वो फोन रख लेती है। लेकिन तब तक पुलिस उसका कॉल ट्रैक कर लिए थे और नेक्स्ट डे ये लोग कॉल ट्रैक करके पुलिस वहाँ पे पहुंच जाती है और एस्ट्रिड को अरेस्ट किया जाता है। और एस्ट्रिड के घर से ही रोजा की बेटी क्रिस्टीन मिलती है जो कि जिंदा थी और 1 साल से एस्ट्रिड और टोके उसे किडनैप करके वहाँ पे रखे थे। सिंसिप टोके हम देखते हैं लिनस को आजाद किया जाता है, जेल से आजाद किया जाता है और यहाँ पे सीरीज खत्म होती है। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्रिस्टीन की फिंगरप्रिंट वो चेस्टनट मैन पे कैसे मिला। तो मेरे ख्याल से टोके उसी घर में चेस्टनट मैन बनाता था जहाँ पे एस्ट्रिड रह रही थी और हो सकता है चेस्टनट मैन बनाते वक्त क्रिस्टीन उसको छू लिया हो या फिर क्रिस्टीन ने ही उसको बनाया है। तो ऐसा सीरीज में क्लियरली बताया नहीं गया है, दिखाया नहीं गया है कहीं पे। मैं खाली अपना थ्योरी बता रहा हूँ। तो हो सकता है वहाँ पे उसका फिंगरप्रिंट आ गया हो। और जितने भी बाकी के सस्पेंस है या फिर क्वेश्चंस थे वो तो आखिरी के 2 एपिसोड में हमें मिल गए। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह के और भी एक्सप्लेनेशन आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।